साथियों नमस्कार। मैं सुमेर चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस लाइब्रेरियन गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, कैटालॉगिंग अपनी चल रही थी और कैटालॉगिंग के ऊपर इससे पूर्व दो क्लासें अपनी हो चुकी हैं। आज कैटालॉगिंग पर अपनी तीसरी क्लास है, अर्थात कैटालॉगिंग पर अपना ये तीसरा वीडियो है। आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं रहने वाली है, छोटी सी क्लास रहने वाली है, क्योंकि जो आज का पॉइंट है वो बिल्कुल छोटा सा है, ज्यादा कुछ है नहीं। एक बार रीडिंग मार लेना, कभी यहां से कोई सवाल आपका गलत हो ही नहीं सकता। छोटा सा पार्ट है, करवाना भी जरूरी था, क्योंकि जब हम आगे बढ़ जाएंगे सूचीकरण के मुख्य टॉपिक में हम चले जाएंगे, मुख्य पार्ट में हम जब चले जाएंगे, तो ये जो छोटा सा पार्ट है ये कहीं ना कहीं मुझे डर है कि छूट सकता है। तो आज मैं इसे पहले ही ले लेता हूं, क्योंकि कई बार छोटी छोटी चीजें छूटने का डर रहता है। जब हम बड़े टॉपिक के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, मुख्य पार्ट में प्रवेश कर जाते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें छूट सकती हैं। इसलिए आज रंगानाथन साहब ने जो सब्जेक्ट कैटालॉगिंग की बात करी थी, विषय सूचीकरण की बात करी थी, उसकी चर्चा आज की क्लास में हम करने वाले हैं। और इस क्लास के अंत में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं, क्योंकि वो भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि क्लास के बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपको करवाऊं, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं या फिर आते हैं। चलिएगा शुरू करते हैं क्लास को। चलिएगा साथियों, देखते हैं आखिर सब्जेक्ट कैटलॉग क्या है, रंगानाथन साहब ने इस पर जोर क्यों दिया है। देखो साथियों, बहुत से तरीके हैं अपने पास सूची तैयार करने के। हम चाहें तो सूची को टाइटल के आधार पर भी तैयार कर सकते हैं, हम चाहें तो सूची को ऑथर के नाम के आधार पर भी तैयार कर सकते हैं, और आजकल तो सूची को हम ISBN नंबर के आधार पर भी तैयार करते हैं। लेकिन रंगानाथन साहब का विचार इन सब से कहीं हटकर था। उन्होंने इन सबको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की बात नहीं करी है। उन्होंने कहा कि आप जब सूची बनाएं तो ज्यादा इस चीज पर ध्यान रहे कि आपकी सूची विषयों के आधार पर बने, अर्थात टाइटल के आधार पर सूची ना बनाए, ऑथर के आधार पर भी सूची ना बनाए। बाकी जो और भी तरीके हैं, उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है कि आप विषय के आधार पर सूची बनाएं। और इसके पीछे उन्होंने लॉजिक भी दिया है कि कोई भी पाठक लाइब्रेरी में आएगा तो भले ही वह सब कुछ भूल जाए, सब कुछ भूल जाए, लेकिन उसे यह जरूर मालूम रहेगा कि साहब मुझे इस विषय पर कोई पुस्तक चाहिए, मुझे ज्योग्राफी की कोई पुस्तक चाहिए, मुझे हिस्ट्री की कोई पुस्तक चाहिए, मुझे पॉलिटी की कोई पुस्तक चाहिए, मुझे लाइब्रेरी साइंस की कोई पुस्तक चाहिए। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उसे याद हो कि उस पुस्तक का लेखक कौन है, या यह भी जरूरी नहीं है कि उस पुस्तक का ISBN नंबर क्या था, यह भी जरूरी नहीं है कि उसे उस पुस्तक का टाइटल याद रह जाए। लेकिन यह बात तो तय है कि उसे यह पता है कि मुझे किस विषय के ऊपर पुस्तक चाहिए। इसलिए ज्यादा संभावना यही है कि पाठक जब लाइब्रेरी में आएगा तो वह विषय के आधार पर पुस्तक आपसे मांगेगा, ज्यादा संभावना इस चीज की है। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए रंगानाथन साहब ने विषय सूचीकरण पर जोर दिया है। फिर उन्होंने कौन कौन से तरीके बताए हैं, विषय सूचीकरण हम कैसे तैयार करें, ये सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। अब हम इन सब की चर्चा करते हैं। देखिएगा, सब्जेक्ट कैटलॉगिंग अर्थात विषय सूचीकरण, उन्होंने प्रकार बताए हैं, इसके 3 प्रकार बताए हैं।
आप चाहो तो बोले अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट कैटलॉग बना सकते हैं। अल्फाबेट के आधार पर विषयों को व्यवस्थित करके आप कैटलॉग तैयार कर सकते हैं। आप चाहो तो क्लासिफाइड तरीके से अर्थात क्लास नंबर के साथ, क्लास नंबर के आधार पर, क्लासिफिकेशन में हमने क्लास नंबर बनाना सीखा था, उन्हीं क्लास नंबर के आधार पर भी आप विषयों की सूची बना सकते हैं। तीसरा तरीका उन्होंने बताया कि अगर जरूरत पड़े आपको और आपको ज्यादा उचित लगे तो आप इन दोनों का मिक्सअप रूप अर्थात अल्फाबेटिकल क्लासिफाइड तरीके से भी आप सूची बना सकते हैं। तीनों तरीके उन्होंने बताए हैं, चाहे आपकी मर्जी हो, जैसा आपको उचित लगे उसमें से कोई सा तरीका भी आप यूज कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहला तरीका अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट कैटलॉग। अल्फाबेट के हिसाब से विषयों का कैटलॉग हम कैसे बनाएं, समझना इस चीज को थोड़ा सा। दो बताए हैं उन्होंने, एक तो प्रत्यक्ष विषय के आधार पर और एक अप्रत्यक्ष विषय की सूची बना सकते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कैसे समझना, मान लीजिए इतिहास का नंबर बनाना है, कहीं के किसी जगह का इतिहास आपको बनाना है, उसे व्यवस्थित करना है, तो कैसे बनाएंगे। प्रत्यक्ष का मतलब तो डायरेक्ट जहां का इतिहास बनाना है उसे भी हम साथ ले लें। कैसे, सबसे पहले बर्मा का इतिहास। अब आपको पता है कि अल्फाबेटिकल रूप से बना रहे हैं हम, अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट कैटलॉग बना रहे हैं, तो अल्फाबेट के हिसाब से बनाएंगे। ए वाला पहले, उसके बाद बी वाला, फिर सी वाला। देखो देखो, यहां बी, बर्मा में बी आता है, चीन में सी आता है, डेनमार्क में डी आता है, और डी के बाद इंडिया देख लीजिए, इसके डी के बाद आई आता है, मतलब डी के बाद में आता है आई। यहां कोई ई से भी हो सकता था, एफ से, जी से, अगर वो होते तो डी और आई के बीच में बनता। अल्फाबेट के हिसाब से उन्होंने व्यवस्थित किया है विषयों को। अब प्रत्यक्ष की बात कर रहा है तो आप पूरा लिख दीजिए, बर्मा का इतिहास, चीन का इतिहास, डेनमार्क का इतिहास, इंडिया का इतिहास। लेकिन इन्होंने साथ में यह भी बताया कि आप अप्रत्यक्ष रूप से भी बना सकते हैं, छूट दी है आपको। कैसे, बोले पहले आप इतिहास लिख लीजिए, भाई हाँ हमने इतिहास, भाई हम इतिहास का बना रहे हैं, फिर उसके बाद अल्फाबेट के हिसाब से व्यवस्थित कर दीजिए, बर्मा, चीन, डेनमार्क और इंडिया। अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट कैटलॉग हम इन दो प्रकार से बना सकते हैं। एक तो प्रत्यक्ष विषय सूची बना सकते हैं जिसमें पूरा साथ लिख देंगे हम, बर्मा का इतिहास, चीन का इतिहास, डेनमार्क का इतिहास और इंडिया का इतिहास। दूसरा अप्रत्यक्ष लिख सकते हैं, अप्रत्यक्ष का मतलब पहले इतिहास लिख लीजिए, उसके बाद बर्मा, चीन, डेनमार्क और इंडिया, इनको अल्फाबेट के हिसाब से व्यवस्थित कर लीजिए। पहला तरीका तो उन्होंने ये बताया है। अल्फाबेट के आधार पे आप सब्जेक्ट कैटलॉग इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। प्रत्यक्ष विषय सूची में विषयों को प्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है, जैसा कि हमने अभी लगाया। अप्रत्यक्ष विषय सूची में मुख्य विषय के अंतर्गत, मुख्य विषय क्या था, इतिहास था, मुख्य विषय के अंतर्गत अधीनस्थ विषयों को अल्फाबेट में व्यवस्थित कर सकते हैं। इतिहास मुख्य विषय था और उसके बाद बर्मा, चीन, डेनमार्क, इंडिया, ये सब क्या थे, उसके अधीनस्थ विषय थे, उनको हमने अल्फाबेट में व्यवस्थित कर लिया है। जैसे किया था ना, इतिहास मुख्य विषय था, फिर बर्मा, चीन और फिर डेनमार्क। डेनमार्क के बाद में अगर इंडिया का नंबर लगाना है तो यहां इंडिया लग जाएगा। इस प्रकार से लगाएंगे हम। चलिएगा, दूसरा उन्होंने तरीका क्या बताया है वो देखते हैं। दूसरा तरीका इन्होंने बताया कि क्लासिफाइड सब्जेक्ट कैटलॉग। क्लासिफाइड का मतलब हमने क्लासिफिकेशन करना सीखा था, और क्लासिफिकेशन के दौरान जो नंबर बनता है उस क्लासिफिकेशन के नंबर के आधार पर आप विषयों को व्यवस्थित करिए। क्लास नंबर के आधार पर आप विषयों को व्यवस्थित करिए। विषय के क्लास नंबर से सूची तैयार करना ही क्या कहलाता है, क्लासिफाइड सब्जेक्ट कैटलॉग कहलाता है। क्लासिफाइड में मतलब आप ऐसे जोड़ लेना क्लास नंबर, और क्लास नंबर हमने बनाया था कैसे, V4, V हमने नंबर बनाया था हिस्ट्री का। सीसी आपने पढ़ी होगी, जब रंगानाथन की कोई भी बात आएगी तो आप सीसी में जाएंगे, ना कि डीडीसी में, ना कि यूडीसी में। रंगानाथन साहब जब भी बात करेंगे तो वो तो अपनी वर्गीकरण पद्धति की करेंगे ना, तो वो तो सीसी की बात करेंगे। तो सीसी अर्थात कोलन,
कोलन में वी नंबर दे रखा है हिस्ट्री को, वी हिस्ट्री नंबर दे रखा है, चलिएगा। और एशिया का नंबर वहां दे रखा है 4, एशिया का नंबर दे रखा है 4, तो V4 एशियन हिस्ट्री का नंबर बन गया, V4 एशियन हिस्ट्री का नंबर बन गया। V4 की बात करें तो एशिया के अंदर, देखो इसमें भी अंदर चले गए हैं, V4 एशिया के अंदर चले गए तो इंडियन हिस्ट्री आ गई। और अंदर जाएंगे तो V4 इंडिया, देखो V हिस्ट्री का 4 अकेला ले तो एशिया का, 4 और ले तो इंडिया का, और फिर 3-7 और जोड़ दें तो राजस्थान का। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, V4437 किसका नंबर है? आप कहेंगे सर राजस्थान का नंबर है, क्योंकि यहां वाले बच्चों को तो कम से कम पूछा जा सकता है कि सीसी के अनुसार राजस्थान का नंबर क्या है। तो राजस्थान का नंबर 4437 है। राजस्थान हिस्ट्री का नंबर पूछे तो उसके आगे वी लगा दीजिए। ज्योग्राफी का नंबर पूछे, देखो जिस विषय का भी नंबर पूछे आप उसका नंबर लगा दीजिए, और सारे नंबर मैंने आपको याद करवा रखे हैं, कोई किसी को समस्या आने वाली ही नहीं है। यू ज्योग्राफी, अगर ज्योग्राफी का पूछे तो यू लगा सकते हैं। चलिएगा, V4437 राजस्थान हिस्ट्री का नंबर बन गया। उन्होंने कहा कि विषयों को आप इन क्लास नंबर के आधार पर भी व्यवस्थित कर सकते हैं। 2 तरीके इन्होंने बता दिए हैं। तीसरा इन्होंने कहा, तीसरा तरीका और देख लीजिए आप, कुछ है ही नहीं, दोनों का मिक्सअप रूप है, नाम से ही सिद्ध हो रहा है, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। अल्फाबेटिकल क्लासिफाइड सब्जेक्ट कैटलॉग, अल्फाबेटिकल क्लासिफाइड मतलब अल्फाबेट का प्रयोग भी कर लीजिए उसमें, और कहीं जरूरत पड़े क्लास नंबर की तो वहां आप क्लास नंबर का प्रयोग भी कर लीजिए। ऐसे भी आप कर सकते हैं कि क्लास नंबर के हिसाब से मुख्य सब्जेक्ट बना लीजिए और फिर अधीनस्थ विषयों को अल्फाबेट के हिसाब से व्यवस्थित कर लीजिए। आपको उन्होंने स्वतंत्रता दी है, जैसा आपका मन करे आप वैसा कर सकते हैं। आपको यहां इतना ही ध्यान रखना है कि रंगानाथन साहब ने 3 तरीके आपको सुझाए हैं। अल्फाबेट के हिसाब से बना सकते हो, आप क्लासिफाइड तरीके से बना सकते हो, या फिर अल्फाबेटिकल क्लासिफाइड, इन दोनों तरीकों को मिलाकर भी आप सूची तैयार कर सकते हो। ये तीनों बात बताई है। और देखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, रंगानाथन साहब सब्जेक्ट कैटलॉग के महान समर्थक थे, इसीलिए इन्होंने अपनी सूचीकरण की जो पद्धति बनाई है CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, तो उसमें आधार इन्होंने क्या लिया है, विषयों को ही आधार मानकर इन्होंने व्यवस्थित करी है। विषयों के आधार पर ही अपनी सूचीकरण की पद्धति इसने बनाई है। तो हम उसमें विषय के आधार पर ही पढ़ेंगे, क्योंकि रंगानाथन साहब विषय सूचीकरण के महान समर्थक थे, सब्जेक्ट कैटलॉग के महान समर्थक थे। छोटा सा पॉइंट था, कुछ खास इसमें था ही नहीं। अब कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम डेली 5-10 क्वेश्चन भी हर क्लास में करते जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हम देख लेंगे, और मैं अधिकतर वही क्वेश्चन ला रहा हूं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ज्यादातर मैं वही क्वेश्चन लेके आता हूं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट की किसी ना किसी परीक्षा में वह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन लाता हूं, ताकि आपको प्रीवियस पेपर सोल्व करने की आवश्यकता भी नहीं पड़े, आपके साथ के साथ वो पेपर भी सोल्व हो जाए। क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में मैंने देखा है अधिकतर क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं, नए क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, लगभग क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। कहीं ना कहीं आया हुआ क्वेश्चन फिर से रिपीट होता है, किसी ना किसी स्टेट में पूछा गया क्वेश्चन किसी ना किसी दूसरे स्टेट में पूछा जा रहा है। तो लगभग हर एक क्वेश्चन, जैसे 100 क्वेश्चन आते हैं तो आप ये तय मान के चलिए 90 क्वेश्चन तो पूर्व के क्वेश्चंस में से ही उठा करके देता है। इसीलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन भी सोल्व करवाने पर जोर देता हूं। इसीलिए आपसे रोज कहता हूं पेपर लगाया करो रे, पेपर लगाया करो रे। हर संडे को टेस्ट होता है, टेस्ट दिया करो रे। बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और पता चलता है वही क्वेश्चन देता हूं मैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो इसलिए खैर मर्जी है आपकी। चलिएगा,
देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? ये मैंने अभी ताजा ही पढ़ाया है आपको, पिछली क्लास में ही मैंने आपको शायद ये पढ़ाया था, या हो सकता है उससे पिछली में पढ़ाया हो, लेकिन शुरुआत करी थी अपन ने यहीं से, अभी एक दो क्लास ही हुई है ग्रीक भाषा से। और मैंने आपको तरीका भी बताया था ग्रीक भाषा की। ग्रीक में और लैटिन में बोले बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। पहला क्वेश्चन ये भी बन सकता है, कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति, या फिर उल्टा भी दे सकता है। देखो पहले तो ये बताओ फिर बताता हूं, नहीं तो मैं पहले बता दूंगा तो आंसर ही बता दोगे आप। ग्रीक भाषा के किस शब्द से? काटा प्लस लोगुस, काटा प्लस लोगु, काटा प्लस लोगोस और काटा प्लस लोगोस। तो देखिएगा मैंने पहले ही बताया था KATA आएगा और LOGOS आएगा। स्पेलिंग भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी और जोर देकर आपको इस चीज पर बहुत बहुत जोर देकर बताया था। बहुत टाइम भी मैंने इस पर खराब किया था कि आपको ये चीज याद हो सके। उल्टा भी पूछ सकता था, मैंने ये भी कहा था कैटलॉग किस भाषा के, या फिर ऐसे पूछ सकता है काटा प्लस लोगोस किस भाषा के शब्द है? तो ग्रीक भाषा के। मैंने कहा था काटेंगे तो वो गिरेगा। कैटलॉग ग्रीक भाषा के काटा प्लस लोगो से निकला है, समझाया था मैंने आपको बहुत अच्छे से। चलिएगा बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। पुस्तकालय की कुंजी किसे कहा जाता है? पुस्तकालय की कुंजी किसे कहा जाता है? बहुत बार ये भी पूछा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें टफ है ही नहीं, बहुत साधारण क्वेश्चन है। पुस्तकालय की कुंजी किसे कहते हैं? क्या किसी वर्गीकरण पद्धति को कहते हैं? क्या पुस्तकालय की सूची को कहते हैं? क्या क्रमांक संख्या को कहते हैं? या फिर बुक नंबर को कहते हैं? पुस्तकालय की कुंजी, पुस्तकालय की चाबी किसे कहते हैं? मैंने पढ़ाया था उस समय, आपको बहुत अच्छे से बताया था कि पुस्तकालय की सूची को हम पुस्तकालय की कुंजी कहते हैं। छात्र यही देखेगा सबसे पहले, यहीं से देखकर वो पुस्तकों तक पहुंचेगा। चाबी यही है, इसके बिना पुस्तकों तक पहुंच ही नहीं पाएगा विद्यार्थी, पुस्तक मिलेगी ही नहीं इतनी बड़ी लाइब्रेरी में। चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि जम्मू कश्मीर में SSB का पेपर हुआ था 2016, उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसका उद्देश्य व्यक्ति को पुस्तक ढूंढने में मदद करना है? किसका उद्देश्य व्यक्ति को पुस्तक ढूंढने में मदद करना है? जो पुस्तक के शीर्षक, विषय या लेखक में से किसी एक को जानता है। किसका उद्देश्य यह है? निम्न में से किसका उद्देश्य उस व्यक्ति को पुस्तक ढूंढने में मदद करना है जो पुस्तक का शीर्षक जानता हो, या पुस्तक का उसे विषय मालूम हो, या लेखक मालूम हो। इनमें से किसी भी एक चीज का अगर उसे मालूम है तो वह पुस्तक ढूंढ सकता है। अगर इन तीनों में से एक चीज का भी उसे पता है तो वह किसमें देख करके पुस्तक को ढूंढ सकता है? अभी तो बात कर रहे हैं कैटलॉगिंग, सूची में देख करके। अगर सूची में आपको एक भी चीज का पता है, या तो शीर्षक का मालूम होगा कि उसका टाइटल क्या था, या फिर हो सकता है आपको उस पुस्तक के लेखक का मालूम हो, या हो सकता है उस पुस्तक का विषय आपको पता हो। तीनों में से अगर एक भी चीज आपको पता है तो आप कैटलॉगिंग में देखकर उस पुस्तक को ढूंढ सकते हैं, सूची में उस पुस्तक को देखकर ढूंढ सकते हैं। चलिएगा जी, बहुत आसान सा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एक 24 रैक का कोई कैटलॉग कैबिनेट है। एक 24 रैक का कैटलॉग कैबिनेट कितने किताबों के लिए पर्याप्त है? एक 24 रैक का कैटलॉग कैबिनेट
कितनी किताबों के लिए पर्याप्त है, उसमें कितनी किताबों के कार्ड रखे जा सकते हैं। कैटलॉग कैबिनेट है, इसका मतलब उसमें तो कार्ड रखे जाएंगे ना, कैटलॉग कार्ड, कैबिनेट में तो कैटलॉग कार्ड रखे जाते हैं। तो 24 रैक वाला है, कितनी किताबों के रखे जाएंगे। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि एक रैक में जब कैटलॉग कैबिनेट की बात करते हैं तो एक रैक के अंदर 1000 कार्ड रखने की बात हमने करी थी कैबिनेट में। कैटलॉग कैबिनेट की एक रैक में 1000 कार्ड हम रखते हैं। बात कर रहा हूं अगर मैं कार्डेक्स वाली कैबिनेट की, कार्डेक्स वाली की बात करें तो उसमें एक के अंदर मात्र आप कितनी रख सकते हैं, उसमें मात्र आप एक रैक में 64 कार्ड रख सकते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। कैटलॉग कैबिनेट के अंदर आप लोग एक रैक में, एक ड्रॉर में, एक दराज में 1000 कार्ड रख सकते हैं। इसने बात करी है 24 रैकों की, तो 24 इंटू 1000 आपके सामने हो गए 24,000। तो 24,000 कार्ड आप रख सकते हैं। कितनी किताबों के लिए पर्याप्त है, मैंने आपको बताया था एक किताब के लिए एवरेज 6 कार्ड बनते हैं। 24,000 कार्ड रखते हैं तो 24,000 को 6 से अगर गुणा कर भाग दे दें तो 6 चौक 24, 4000 पुस्तकों के कार्ड इसमें रखे जा सकते हैं। तो देखिएगा 4000 कहां है, ये रहा ऑप्शन डी, 4000 बुक्स के कार्ड आप रख सकते हैं। कार्डेक्स कैबिनेट में, कार्डेक्स वाली जो रैक है उसके अंदर आप एक रैक में केवल और केवल 64 कार्ड ही रख सकते हैं, जबकि कैटलॉग कैबिनेट में आप 1000 कार्ड एक दराज में रख सकते हैं। 24 दराज है, और मैंने बताया भी था जब पढ़ाया था 48 दराज वाली कैबिनेट भी बना के दिखाई थी आपको, और उसमें 8000 किताबों के कार्ड भी हमने रखे थे। खैर याद होगा आपको, अभी ताजा ही पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। विश्व का प्रथम कैटलॉगर किसे माना जाता है? विश्व का पहला कैटलॉगर किसे माना जाता है? बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विश्व का प्रथम कैटलॉगर एंथोनी पंजी को माना जाता है। एंथोनी पिनिजी को, पंजी या पिनिजी को माना जाता है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। सबकी मैं जो सूचीकरण संहिताएं हैं बात करूंगा अगली क्लास में, वही टॉपिक आने वाला है। एंथोनी पंजी ने कौन सी दी है, कटर साहब ने कौन सी दी है, कब दी है, रंगानाथन साहब ने कौन सी दी है, विभिन्न विद्वानों ने डिक्शनरी वाली किसने दी थी, कब दी थी, सब की हम बात करेंगे। बहुत सी स्कीम्स हम देखने वाले हैं, बहुत सी संहिताएं, बहुत से कोड हम देखने वाले हैं। अगली क्लास में वही टॉपिक है आपका। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिए। सूचीकरण का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कैटालॉगिंग, सूचीकरण का पिता किसे कहा जाता है? दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, समझ में आएंगे जब मैं आपको करवाऊंगा। अभी सूचीकरण का पिता किसे कहा जाता है, बहुत से बच्चे यहां एंथोनी पंजी आंसर लगाएंगे, लेकिन वो गलत है। WCB शेयर्स को भी नहीं कहा जाता है, रंगानाथन को भी नहीं कहा जाता है, CA कटर साहब को सूचीकरण का पिता कहा जाता है। याद कर लेना, प्रथम कैटलॉगर में एंथोनी पंजी आएंगे और सूचीकरण का पिता आप CA कटर साहब को कहेंगे, जिन्होंने डिक्शनरी कैटलॉग दिया था 1876 में। DDC के साथ में इन्होंने कैटलॉग दे दिया था। खैर बात करेंगे अपनी अगली क्लास में उन सब की, हम बहुत सारी कैटलॉग्स पढ़ेंगे, बहुत सी सूचीकरण संहिताएं हम पढ़ने वाले हैं, और फिर विस्तार से तो वो पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में दे रखी हैं। AACR और CCC आपके सिलेबस में साफ साफ लिख के दी हुई है, लेकिन जो बाकी बच रही हैं उनकी भी डेट हम देखेंगे, किसके द्वारा वो डेवलप की गई वो भी सारी चर्चाएं करेंगे, कितने कितने उनके एडिशन आए हैं हम उनकी भी बात करेंगे, किसमें कितने नियम हैं हम उनकी भी बात करेंगे। तो सारी चर्चाएं हम विभिन्न क्लासों के माध्यम से धीरे धीरे करने वाले हैं। अगर मैं सारी चीजें एक साथ मिक्स कर दूंगा तो फिर समझ से परे हो जाएंगी, चीजें सारी उलझ के रह जाएंगी, तो ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। 6 क्वेश्चन थे आज के और 6 क्वेश्चन हो गए हैं। अगली क्लास में तैयार रहिएगा, आपकी
अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि रोज आपकी क्लास हो। संडे को आपकी क्लास होती नहीं है, वीक में एक दिन मुझे भी चाहिए होता है, प्रत्येक रविवार की छुट्टी ही होती है। बाकी इसी प्रकार से आप तैयार करते रहिए, एग्जाम में कभी किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आप इस प्रकार से पढ़ते गए तो बहुत आसानी से आपका एग्जाम निकल जाएगा। और उसके बाद जिसको दुआएं देनी है वो दे दीजिएगा, क्योंकि इंसान के जहां दवा असर नहीं करती वहां दुआ जरूर असर करती है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।